आखिरी बार कब हुआ जब आपने किसी ऑफिसर पर या किसी अथॉरिटी पर डांट कर या गुस्सा करके कुछ काम करवाया? नरेंद्र भाई मोदी जी कहा करते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये तीन चीज़ें यदि कहीं पर हो रही है, क्रमशः हो रही हैं, तो हमारे अपने लिए भी बहुत कीमती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जब एक हैं तो एंथ्रोपोलॉजी क्यों? मतलब क्या हुआ कि जनजातियों को जानवर समझ रखा? सांसद बनने के बाद वो सब आरटीओ संबंधित ही लोग हैं सर। आपको बीजेपी वालों पे, जो कार्यकर्ता थे, उन पे भरोसा नहीं है? हम किसी भी मुद्दे से शुरू करें, हम आते बाप पार्टी पर हैं। क्यों है सर? क्या हमारे उदयपुर क्षेत्र के विकास से ज्यादा बाप से फॉन्ड ऑफ क्यों है? कई बार अपने आप को मठाधीश समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि साहब हम लोग ठेकेदार हैं धर्म के। तो मजहब के साथ में एक रिलीजन शब्द क्रिश्चियनिटी को लेकर काम में लेते हैं, उसके ठेकेदार हैं। आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा फैलाते हैं। हमने उनसे प्रश्न किया हुआ है, आप ये बताइए आदिवासी ईसाई ने ऐसा क्यों नहीं बोलते? ये असंवैधानिक है, ये अवैधानिक है, ये अनैतिक है, ये अराष्ट्रीय है। स्कूलों से बच्चों को बाहर लाना है, उनको पत्थरबाज बनाना है, बाकायदा मानगढ़ धाम पर जाना है, वहाँ जाके बकवास करनी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छी बात उनमें ये है कि वे सतत काम करते हैं, और दूसरी अच्छी बात ये है नहीं, बुरी भी कि बतानी पड़ेगी सर। वो समझते हैं, बुरी दूसरे लोग मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी पैची है यहाँ का, तो कब तक हम सिर्फ ब्यूटी पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? तो बीजेपी है वो हिंदुइज्म को लेकर बात करती है, तो वो अपने कास्टिज्म को लेकर बात करते हैं। आप ये समझिए, हिंदू यदि है तो सब सुरक्षित। अन्य खड़गे साहब और ये सारे ओवैसी साहब और ये क्या हैं सारे, ये सारे भूमाफिया हैं। हाय, मेरा नाम है किंजल और ये है फिल्टरलेस, जहां हम, हमारे सवाल और हमारे गेस्ट सब कुछ फिल्टरलेस है। डिस्कनेक्शन से लेकर डेवलपमेंट तक, प्रॉमिस से लेकर परफॉर्मेंस तक, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा बिना किसी फ़िल्टर के। हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े ही खास हैं, क्योंकि उदयपुर के एमपी हैं, वो सांसद साहब हैं, और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे हमारे उदयपुर के डेवलपमेंट को लेकर, कुछ और भी तरह के जो भी मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पर बात ये रहेगी कि सब चीज़ों पर कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे सांसद महोदय को किसी भी सवाल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। सर ने हमसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मांगी है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, प्रणाम। 1 साल हो गया है सर सांसद बने। आरटीओ में आप थे अफसर के तौर पर, और अब एमपी हैं उदयपुर क्षेत्र के, हमारे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के। कैसा रहा 1 साल का सफ़र? किंजल जी, मुझे लगता है कि भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दो कि हाँ आपको ये करना है, तो वो बखूबी उस रोल में उसका अपना रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट बना के फिर काम करता है। तो मुझे लगा कि जब आजीविका के लिए नौकरी करते थे तो वो एक भूमिका थी। कैसे हाई कोर्ट के केसेस देखने के, सुप्रीम कोर्ट देखना, वो सारी चीज़ें अपनी थी। मुझे लगता है वो एक अभ्यास था, और अभ्यास इस बात का था कि कोई विषय है, मुद्दा है, उसको थोड़ा लॉजिकल एंड तक ले जाना है, उसको पॉलिसी में लाना, कोई निर्णय लेना। तो मुझे लगता है वो बहुत कीमती था। तो उस प्रोसेस में कई चीज़ें सीखने को मिली, और सीखने की उस प्रक्रिया से जो कुछ भी अर्जित हुआ वो सांसद की भूमिका में हमने इसको अपनाया। यहाँ देखा तो पानी की एक समस्या है, मुद्दा है, तो देखा पानी, हमारे यहाँ तो बारिश बहुत होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर एक तरह से यहाँ का एवरेज है, वार्षिक एवरेज। और पानी देखा तो जाखम का पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, माही में जा रहा है, और उसको रोकने का कोई है नहीं। हम उसको पानी को रोक सकते हैं क्या? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है, कैच द रेन, कि हर बूंद को पकड़ना है, पकड़ के फिर अपने यहाँ खेत में काम में लेना है, क्षेत्र काम में लेना है। मुझे लगा दोनों को जब कनेक्ट किया तो ध्यान में आया कि जाखम का पानी हम जयसमंद के साथ ला सकते हैं। जयसमंद खाली रहता है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, और जाखम का पानी जो है ना वेस्ट जा रहा है। दोनों को कनेक्ट करने का एक आइडिया जो है थोड़ा फाइलों में देखा, क्योंकि फाइलों में देखना बहुत ज़रूरी है। सरकार की सारी बातें कागज़ पे चलती है, लॉजिकल एंड पर जाती है, अफसर उसमें थोड़ा विश्लेषण करते हैं, महत्व क्या है, लोगों को कितना फ़ायदा होगा, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब हमने मुख्यमंत्री जी के स्तर पर रखी, और जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उनके साथ बैठे, तो ध्यान में आया कि हाँ ये हो सकता है, और इसमें पानी के लिए हमको कहीं भी लिफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल ग्रेविटी से आ रहा है। तो ध्यान में आया इस बात को लेके, तो एक योजना मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल की, 7,300 करोड़ की योजना कनेक्ट हुई। मुझे लगता है अपने आप में मेवाड़ के इतिहास में एक बहुत बड़ी योजना में से एक है। ऐसे ही सड़क सुरक्षा को लेकर देखा, ब्लैक स्पॉट है, अखबारों में कहानी छप रही है, और एक्सीडेंट होने के लिए कुछ पॉइंट्स जिम्मेदार है, वो लगातार उसमें कुछ न कुछ हो रहा है।
उस पॉइंट्स को लॉजिकल हम लोग जब ले गए, कुछ एस्टिमेट बना के ले गए NHAI से, तो केंद्र सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी साहब ने 100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया उदयपुर से सिमलवाड़ा इधर सिरोही जाने वाला, जो पिंडवाड़ा जाने वाला रोड है उस पर। ऐसा ही एक सीताफल यहाँ पर होता है। मुझे लगता है मेवाड़ बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। सीताफल से कुछ अर्जन होता है, लोग कनेक्ट करते हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण जन और जनजाति बंधु और बहनें। आप देखेंगे अगर कोटला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में टोपले भरे दिखते हैं। ध्यान में ये आया, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब राजस्थान के बड़े दिग्गज नेता हैं, वो कभी कृषि मंत्रालय का प्रभार उनके पास रहा है, तो अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने बताया कि यार मेवाड़ में सीताफल जो है ना, उसमें यार उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, इसको बहुत साइंटिफिक ढंग से किया जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं है, कुछ करो उसमें। तो उनका जैसे संकेत मिला, हमने थोड़ा डिटेलिंग किया, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठे, आइडिया किया और हमने कहा कि टिश्यू कल्चर के बेस पर इसमें कुछ इंप्रूव करें, गुण वही हो, गुणवत्ता वही हो, लेकिन उसकी साइज बढ़ सकती है, तो यहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट एक मिलेगा। मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट भी अप्रूवल हो गया, आने वाले समय में वो भी धरातल पर उतरेगा। ऐसा ही दरियावद में एक मुंगाना के आसपास के कुछ गांव हैं, वो जाखम नदी का जो कैनाल बनी हुई डैम के नीचे, तो वो डैम के और उस कैनाल के टेल पर पड़ता है, वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। कैनाल आती है लेकिन ऊपर पानी वहाँ तक पहुँचता नहीं है, कुछ इश्यूज़ हैं, फसल खराब हो जाती है। देखा क्या हो सकता है, हम लोग माही नदी पर गए, मंडूर नदी पर गए, जाखम नदी को देखा। 15 एनीकट बनाने की एक परियोजना हम लोगों ने लगभग 250 करोड़ का एक टेक्निकल ढंग से ऑफिसर्स के साथ में बैठ के एस्टिमेट बनाया। आपको जानकर हर्ष होगा कि 65 करोड़ के 3 एनीकट 2025-26 के बजट में स्वीकृत हो गया, और उस पर DPR का काम, और मुझे लगता है बहुत तेज़ी से उसमें काम हो रहा है। ऐसे कुछ काम जो है हम लोगों ने शुरू किए, होते चले गए। उदयपुर को ये सौभाग्य है कि यहाँ पर माइंस और मिनरल का काम बहुत होता है। तो DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में एक एक्ट में संशोधन करके किया गया है, तो उसमें अच्छा खासा बजट होता है। उसमें भी हम लोगों ने लगभग 350 करोड़ के अलग अलग, कहीं स्कूलों के एक्स्ट्रा कमरे बनाने की बात है, कहीं ग्रामीण स्तर में सड़क बनाने की बात है, कहीं पुलिया बनाने की बात है, और यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी किया है कि ग्रामीण बहनों को सब्जी के अच्छे क्वालिटी के बीज दें और हम उनको पोषण वाटिकाएं बनाने की कोशिश करें। कुछ कुएं हैं जिनमें गाद गिर गया है, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया। मुझे लगता है ये एक यात्रा है, लगातार वर्णन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक सुखद अनुभव है। सीखते गए और करते गए, और ऐसा लगा कि जिस किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले अथॉरिटी सुनने को तैयार बैठी है। हाँ, थोड़ी सी स्टडी के साथ, एक लॉजिकल डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे तो शासन में कुछ ना कुछ काम आएंगे एक क्षेत्र के विकास के लिए। सर, आखिरी बार कब हुआ जब आपने किसी ऑफिसर पर या किसी अथॉरिटी पर डांट कर या गुस्सा करके कुछ काम करवाया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के पास सारी चीज़ें होती हैं कि उनको करना है। लेकिन डूंगरपुर में एक इशू आया था, केंद्र का भारत सरकार का एक दिशा कमेटी है, वो जिला लेवल पे भारत सरकार की योजना है, उसको थोड़ा निगरानी करती है, ऐसा ध्यान में आता है। तो उसमें ये दिया हुआ है कि बैठक तय करनी है तो लोगों से, विशेष तौर पर अगर कोई अध्यक्ष है तो सह अध्यक्ष से कंसल्ट करके बैठक करेगा, और 15 दिन का समय देना, 15 दिन का समय देना, ऐसा होता है। लेकिन उन लोगों ने 2 दिन में बैठक रख ली। हम लोग विजिट पे नाम से पूछा गया तो हम लोग थोड़ी नाराजगी व्यक्त की। हमने कहा कि केंद्र के नियमों का उल्लंघन है, और यदि आपने ठीक नहीं किया तो हम लोकसभा अध्यक्ष जी को पहुंचाएंगे। तो ये विषय जरूर आया, और नाराजगी का विषय नहीं था, हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मुझे इस कारण ये एक इस तरह की बात है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक। 2014 में जब PM जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो तब से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक काफ़ी बूम सेक्टर रहा है, और मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि कई सारी चीज़ें लोगों को पता ही सोशल मीडिया के थ्रू चलती है। आप सोशल मीडिया पे चलने वाले, व्हाट्सएप पे चलने वाले फॉरवर्ड मैसेजेस को पॉलिटिक्स में किस तरह से देखते हैं? सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अपना एक अहम रोल तो रखता ही है, लेकिन सोशल मीडिया एकदम क्विक जाता है। हाँ। थोड़ा ये ज़रूर है कि तथ्यों को वेरीफाई करना है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ पेजेस हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत कीमती हैं। और विशेष तौर पर जो नए ज़माने के यंगस्टर्स हैं वो तो बाकायदा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। हर एक प्लेटफॉर्म का अपना महत्व है। मुझे लगता है व्हाट्सअप का भी एक महत्व है। यदि आप 12 घंटे की कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो व्हाट्सअप बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप कोई परमानेंट टाइप का देखना चाहते हैं और जो पुराना ऑडियंस है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके ऑडियंस पर जाना चाहते हैं तो शायद फेसबुक वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब आप बहुत क्विक कोई चीज़ें पहुँचाना चाह रहे हैं, लार्ज स्केल पर पहुँचाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है एक्स अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इंस्टा तो यंगस्टर्स में बहुत तेज़ी से फैलने वाला, जो मुझे जानकारी मिली, तो हर एक प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं, जानकारी के लिए ज़रूरी है, और ऐसे विषय जिस पर कि पूरे क्षेत्र के
मतदाताओं का, नागरिकों का प्रबोधन होना चाहिए कि हाँ ये बहुत कीमती चीज़ है। कई बार ये लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहे मणिपुर में हुई हो, चाहे कर्नाटका में हुई हो, वो बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चा होनी चाहिए। हमारी अपनी यहाँ की व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए शायद बहुत ज़रूरी है। और नरेंद्र भाई मोदी जी कहा करते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये 3 चीज़ें यदि कहीं पर हो रही है, क्रमशः हो रही हैं, तो हमारे अपने लिए भी बहुत कीमती है। अच्छा, अच्छाई हमारे लिए क्यों नहीं, हमारा भी तो अपना अधिकार है उन अच्छाइयों पर, हमारे क्षेत्र का अधिकार है, हमारे लोगों के जीवन को बदलाव के लिए आवश्यक है। इस कारण उन चीज़ों की चर्चा करते हैं, तो हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और इसका महत्व भी है। लेकिन व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं कि फेक मैसेजेस वाला थोड़ा ज़्यादा ही है क्राइटेरिया, कुछ तरह के फॉरवर्ड्स, और लोग इतना कॉन्फिडेंटली उन फैक्ट्स पर बिलीव करने को तैयार हैं, डिबेट्स करने को तैयार हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? बहुत कीमती बात है कि फैक्ट्स तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, हाँ, भ्रम फैलाते हैं, मायाजाल फैलाते हैं, तो उन लोगों की दुनिया में एक टैगलाइन आती है कि ट्राई टू कन्विंस, इफ यू आर नॉट फेक इट अंटिल यू मेक इट, यू आर नॉट सक्सेस फॉर द कन्विंसिंग, देन यू ट्राई टू कन्फ्यूज। तो वो एक रहता है, मुझे लगता है जनादेश में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। मुझे लगता है फैक्ट चेक करने के कई प्लेटफॉर्म भी हैं, केंद्र सरकार ने भी इस तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और क्योंकि सामान्य सा भोला वाला जनमानस है, तो उसमें ये चीज़ें जाती हैं तो विश्वास कर लिया जाता है, और जब जो बात पहली आती है वो ज़्यादा विश्वास में हो जाती है। दूसरी बात, अच्छी बात पता नहीं कब जाती है। तो हमारी तो अपनी पद्धति ये है कि सत्य का अन्वेषण करना, सत्य अच्छा लगता है, तो ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। जी सर, डी लिस्टिंग की अगर बात करें, ये मुद्दा आप ही ने ही उठाया था, आप ही ने जोर तरीके से इसे जनता के बीच में रखा। अभी क्या प्रोसेस है इसका, कहाँ तक पहुँची है ये बात? डिलिस्टिंग बड़ा कीमती है किंजल जी, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हैं और जो कम्युनिटी कमज़ोर है ऐतिहासिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, और ये इतिहास का जो उठापटक हुआ विशेष तौर पर बाहरी आक्रांताओं और अंग्रेज़ों के कालखंड में, तो कुछ समाज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत खोया है। विशेष तौर पर जनजाति समाज की बात करें तो वन पर आधारित एक अर्थव्यवस्था रही है, और उसकी वजह से सारी आवश्यकता वन से पूरी हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के कालखंड में वन को सरकारी संपत्ति घोषित करने की वजह से वहाँ पर सारे राइट्स जो है जनजातियों के चले गए। तो संविधान में आरक्षण और संरक्षण दोनों मिला है। तो आप देखेंगे 2 तरह की कम्युनिटी जिसको संविधान में मूल रूप से आरक्षण मिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और इन दोनों की परिभाषाएं जो हैं वो संविधान में अनुच्छेद बने हुए हैं। 341 में SC और 342 में ST ऐसा परिभाषित होते हैं, और वो राष्ट्रपति के वहाँ से अधिसूचना निकलती है सरकारी तौर पर। आप देखिए कि SC की जब अधिसूचना निकली तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि जिन लोगों ने SC की जो मूल संस्कृति उसको छोड़कर ईसाईयत या इस्लाम में वो चले गए हैं, तो वो SC नहीं कहलाए। लेकिन ST में ये चीज़ को नहीं रखा, अर्थात ये हुआ कि ST की परिभाषा में धर्मांतरित ईसाई भी हैं और धर्मांतरित मुस्लिम के लोग भी हैं। तो लोकतंत्र का बहुत बड़ी ताकत सदन है, लोकसभा है, और उस पटल पर विषय आते हैं कि इसको ठीक करना है, और कानून वहीं से बनते हैं। और राष्ट्रपति की अधिसूचना में संशोधन जो है वो केवल पार्लियामेंट्री लॉ से हो सकता है। तो इसको लेके 1960 के दशक में एक बहुत बड़े हीरो हुए डॉक्टर कार्तिक उराव। उन्होंने कहा कि जैसा SC में है वैसा ST में करो, अगर आप नहीं करते हैं तो उन्होंने 6 शब्द काम में लिए, उसे मुझे कुछ ध्यान में। वो कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये असंवैधानिक है, ये अवैधानिक है, ये अनैतिक है, ये अराष्ट्रीय है। ऐसा करके वो शब्द काम में लेके बहुत उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन चलाया। तो जनजातीय सुरक्षा मंच कल्याण आश्रम के प्रेरणा से और राष्ट्रीय विचारों को लेने वाले संगठनों की प्रेरणा से एक संगठन खड़ा हुआ। हम भी उसके एक कार्यकर्ता रहे, और हमने यही कहा कि कार्तिक बाबू ने 1970 में जो आंदोलन किया था, उनकी आवाज़ पर कानून नहीं बना है। कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बने। और उन्होंने ये कहा कि यदि आप ये कानून नहीं बनाते हैं, डिलिस्टिंग का जो कानून अगर संसद नहीं बनाती है, तो जनजातियों के जीवन को आप खत्म कर रहे हैं, उनके विकास को बाधित कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 70% छात्रवृत्तियाँ, 70% डेवलपमेंट का जो एड आता है वो, और 70% जो वहाँ विकास की योजना जाती है, वे सारी की सारी धर्मांतरित लोग छीन रहे थे, क्योंकि वो लोग होशियार थे। उन लोगों ने ये सारा देखा था, और इसकी बहुत लंबी डिबेट है। तो उस डिबेट में, उस आंदोलन को, आज की तारीख में देश का करीब 720 जनजाति समूह 22 राज्यों में 270 के करीब जिलों में आंदोलनरत है। मैं भी एक कार्यकर्ता रहा हूँ उसमें। इस बात की समझ है कि हाँ ये मुद्दा तो है। जब आप SC ST एट्रोसिटी एक्ट लाते हैं, एक जैसा लाते हैं, तो ST के लिए पैरामीटर कुछ और, SC के लिए पैरामीटर कुछ और, ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर तेजी से चिंतन मनन चल रहा है,
मुझे ऐसा भी ध्यान में आता है कि सरकार के स्तर पर इस बात में पहुंचा है। सांसद संपर्क अभियान 2022 में हुआ था, उसमें भी ये मुद्दा पहुंचा है सभी सांसदों को, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो टीएमसी की हो, चाहे कांग्रेस के, सब तक मुद्दा पहुंचा है। तो सब लोगों ने विचार किया कि ये तो बहुत शॉकिंग इशू है, ये शायद ऐसा कैसे हो गया। सब लोग चिंता कर रहे हैं। जो न्यायप्रिय लोग हैं वो सारे चाहते हैं। मुझे लगता है निकट भविष्य में इसका समाधान ज़रूर होगा, और जो जिम्मेदार मंत्रालय हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके ध्यान में ये विषय आया तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसा मेरे मन में भावना है। समराइज तौर पर इस बात का खैर मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपनी जो भी मूल उनकी कास्ट थी वो छोड़कर कोई और अगर धर्म अपना लिया है, मान लीजिए कि आइदर इट्स मुस्लिम या फिर क्रिश्चियनिटी, तो उनको वो जो लाभ है वो नहीं मिलने चाहिए। हाँ, तो वो लिस्ट डीलिस्ट कर देंगे। बिल्कुल यही है समराइज, यही है जो मैं लोगों तक, हाँ यही है। जब वो कोई धर्मांतरित हो गया तो वो माइनॉरिटी हो गया, तो उसका जो लीगल स्टेटस है वो चेंज हो गया, चेंज हो जाना चाहिए। आप माइनॉरिटी के बेनिफिट ले रहे हो तो आप एसटी में क्यों ले रहे हो? एसटी के तो लगभग ऐसा ही है जैसा कि एसटी के जो मूल संस्कृति वाले हैं, जिनको लेके संवैधानिक कानून बना है, तो उस कम्युनिटी के हक पर आप डाका डाल रहे हो, ऑलमोस्ट आप उसको छीन रहे हो और उसको वंचित कर रहे हो। ये जो भाव है, जब एससी में नहीं है तो एसटी में क्यों ये रखा हुआ है, ये विषय चिंतनीय है। आप देखेंगे डीलिस्टिंग आंदोलन के जो नारे हैं उसमें ये भी आता है, जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारी जात का नहीं। तो जो भोलेनाथ को की संस्कृति को जिसने छोड़ दिया तो वो एसटी है कहाँ? जब है ही नहीं तो क्यों उसको दे रहे हैं? दूसरा ये भी आता है कि समस्या अनेक समाधान एक, डीलिस्टिंग समस्या बहुत सारी हैं। विकास की समस्या भी है, छात्रवृत्ति की समस्या है, बालिकाओं को आगे लाने की समस्या है, ग्रांटिंग एड लेने की समस्या है। यहाँ तक ये भी ध्यान में आता है कि डॉक्टर कार्तिक बाबू के उस भाषण में आता है कि केंद्र सरकार 1970 में केंद्र सरकार 20 रुपया देती थी इस बात के लिए कि आप शिक्षा के लिए बीएड की कोचिंग कराओ। वो पैसा जाता था, वो जो 20 रुपया उसमें से लगभग 18 रुपया जो है वो ग्रांटिंग एड था भारत सरकार का। उस 18 रुपये से जो क्रिश्चियन के नन होती उसकी ट्रेनिंग में जा रहा था। तो आखिरकार ये मुझे लगता है पूरी तरह से असंवैधानिक है, अमानवीय भी है। ये बहुत चिंतनीय प्रश्न है। मुझे लगता है पूरा देश इस बात को लेकर जागरूक है कि हाँ, जनजातियों को वाजिब हक मिलना चाहिए। वाजिब की बात हो रही है और ज़्यादा की बात नहीं कर रहे। हाँ, वो वाजिब की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा जी। क्योंकि हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं सर, एक हमने देखा कि आपके आसपास अभी जितने भी लोग हैं आपके साथ, जो फंक्शनिंग में आपकी मदद करते हैं, आपके साथ जो रहते हैं सांसद बनने के बाद, वो सब आरटीओ संबंधित ही लोग हैं। सर, आपको बीजेपी वालों पे जो कार्यकर्ता थे उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सारे के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो मंडल अध्यक्ष हैं। मंडल लेवल पे मेरे लोकसभा क्षेत्र में 46 मंडल है। हमारे जितने इश्यूज आते हैं, मुद्दे आते हैं, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से आते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, सरकार की तरफ से एक बंदा मिलता है, वो बंदा जो है हम मांगते हैं कलेक्टर के वहाँ से, सरकार का ऑर्डर है, आईटी एक्सपर्ट हमने लिया है ताकि मेल आई है तो उसको चेक करें और उस मेल में क्या कंटेंट है उसको थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस कर ले कि हमें करना क्या है, करणीय बिंदु क्या है। तो वो सरकार का बंदा है, वो सरकार का बंदा तो सरकार का ही है। और उसका मंत्रालय जो है, आपको ध्यान होगा, DOIT है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से वो बंदा आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, वो PSO जो सरकार का मिला हुआ है, वो RTO का नहीं है, वो पुलिस का बंदा है, वो हमने SP से लिया है। तो ये सारी बातें जो आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सहयोगी हमारे, स्वाभाविक रूप से आदमी कोई काम करता है किसी संगठन में, कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्पक्ष रूप से आइडिया शेयरिंग के लिए, सेवानिवृत्त हो गया तो उसके साथ में आते हैं। तो हम कुछ विषयों को लेकर के भी ये डाक आपको पहुंचानी है। यहाँ शहर में बहुत सारी इवेंट होते हैं, कुछ लोग शुभकामना संदेश मांगते हैं, तो उसको आइडिया कि हाँ इसको ले जाना है, तो हमारा सहयोगी लोग जो हैं वो निश्चित रूप से वो नॉन पॉलिटिकल हो तो इसमें बुरा ही नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे मुद्दे सारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र वहाँ पर आते हैं, पुराने जितने भी मुद्दे हैं वहाँ से निकलते हैं। शासन के जो मुद्दे हैं शासन के लेवल पर हम उठाते हैं, PWD के हैं तो उस अफसर में जाते हैं तो मतलब PWD का इशू है, तो ये सारी चीज़ें उसमें है। तो मुझे लगता है एक टीम भावना को लेकर काम करते हैं, विश्लेषण करने वाली टीम। हम तो यहाँ तक ये भी करते हैं कि एक संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का, कृषि अनुसंधान को लेकर काम करता है, काजरी, और एक संस्थान है आफरी, यहाँ पर केवी के काम करता है बकायदा। हम तो उनको भी साथ में लेके काम चल रहे हैं, तो उनके आइडियाज़ उनको, कई बार क्या होता है कि मुद्दा आइडिया फाइल में पड़ा है, हमें इस बात को पता है कि समस्या ये है कि इन लोगों के लिए हितकारी ज़्यादा ठीक होगा, और वो मुद्दा दोनों के बीच पुलिंग कौन करेगा, पुलिंग हमें करना है। तो ये पुलिंग का काम भी लगातार चल रहा है। मुझे लगता है बहुत बड़ी टीम है, नहीं करते, चिंतन मनन यूनिवर्सिटी, ये सारे लोगों मिला के
करीब 200 लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और सारे विविध क्षेत्र के हैं। सब लोग सकारात्मक ढंग से आइडिया दे रहे हैं और आइडिया इस बात के लिए कि विकसित भारत में विकसित मेवाड़ भी हो। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इस यात्रा है। तो भाजपा वालों से तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? आसपास के कार्यकर्ता जो पुराने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो सरकार का बंदा दिया हुआ है वो सरकार का बंदा है, सरकार को देना है। और जो पीएसओ मिले हैं तो पुलिस के हैं, वो तो मिलेंगे, वो तो बकायदा एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर से मिले हुए हैं, तो उसमें बाधा वाला विषय नहीं है, ऑब्जेक्शन वाला विषय भी नहीं है। ये तो टीम भावना है, सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्थाओं के अनुरूप हम लोगों को चलना चाहिए। सर एक चीज़ जो हम नोटिस करते हैं कि अगर जैसे कि हाल ही में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सर हम किसी भी मुद्दे से शुरू करें हम आते बाप पार्टी पर हैं, क्यों है सर? क्या हमारे उदयपुर क्षेत्र के विकास से ज़्यादा बाप से फॉन्ड ऑफ क्यों है सर आप? देखिए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में चलने वाले विषयों को तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बात। दूसरा, विकास की गतिविधि करने के लिए सरकार है, तो सरकार के जो तारतम्य वो रखने। तीसरा, सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में द लोकल कम्युनिटी, नेबरहुड में क्या चल रहा है वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप जंगल में रह रहे हैं और पड़ोस के पार्ट में आग लग गई, आप क्या करेंगे? बुझाने के प्रयास करेंगे। तो ये एक स्वाभाविक रूप से यात्रा है। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता राजनीतिक एंगल पर तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ध्यान में रखना पड़ता है जो सबसे ज़्यादा उत्पाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा विचारधारा को लेकर अगेंस्ट खड़ा है। समाज में एक सुविचारित संस्कार होते हैं, जीवन मूल्य हैं, तो उन वैल्यूज़ पर कौन आक्रमण तो नहीं कर रहा है। ये अंततोगत्वा राजनीति एक माध्यम है और जनता की सेवा में भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो पद्धति है उसको लेते हुए आगे बढ़ना और विकास के काम करना। विकास के कार्य में यदि कोई बाधक है, कोई विरोधी विचार वाला है, तो उसको तो रोकना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी। और आपको बड़ा इस बात को, ये बीएपी का आपने नाम लिया तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर है, तो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में आसपुर एक विधानसभा है, वहाँ का एमएलए बीएपी का है, और दरियाबाद विधानसभा है प्रतापगढ़ की, उसमें बीएपी का एमएलए। सलोमर में बीएपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा था, उदयपुर ग्रामीण में लड़ा था, कोटरा में लड़ा था, और यहाँ तक कि इसमें गोकुंदा में भी लड़ा था। तो वहाँ कुछ विषय वो फैला के चले गए, जिसको हम कहेंगे भ्रम फैला के चले गए। उनके मुद्दे सारे के सारे जो हैं विकास के बाधा पहुंचाने वाले विषय है। जैसे वो कई बार अपने आप को मठाधीश समझ लेते हैं, वो समझते हैं कि साहब हम लोग ठेकेदार हैं, धर्म के, मजहब के ठेकेदार हैं, और मजहब के साथ में एक रिलीजन शब्द क्रिश्चियनिटी को लेकर काम में लेते हैं, उसके ठेकेदार हैं। ऐसा करके वो हमेशा गालियाँ देते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा फैलाते हैं। हमने उनसे प्रश्न किया हुआ है, आप ये बताइए आदिवासी ईसाई नहीं ऐसा क्यों नहीं बोलते तुम? आदिवासी मुस्लिम नहीं है क्यों नहीं बोलते तुम? एक बार बोलो ना। नहीं साहब, उस पर तो उनके मुंह में बर्फ जम जाती है ना, दही जम जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन हिंदू समाज पर वो लगातार आक्रमण करते हैं। तो ये सारे विषय हैं, तो इसको लेके हम लोगों को प्रतिकार तो करना पड़ता है जी। और यदा कदा हमने सारे विषय उठाए, लेकिन शायद इसकी चर्चा ज़्यादा होती है वो बीएपी है, चर्चा ज़्यादा होती है, विषय हमने सारे उठाए। हमने इस बात उसमें हमें कोई दौरा नहीं, सारे विषय उठाए, लेकिन खत्म हम वहाँ आके करते हैं। नहीं, खत्म करने का विषय नहीं है, ये तो एक यात्रा है ना। यात्रा में आप जब भी मान लो उदयपुर से बैठे आप और यात्रा चित्तौड़ तक करनी है, तो रास्ते में जो भी विषय आएंगे सारे उठाने हैं। और कोई सबसे ज़्यादा विषय, सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला सामने आता है, तो उसको भी जवाब देना है, उसको रोकना है, उसको टोकना है, सारी बात करनी है। तो ये बात तो है ही है जी। हाल ही में उनका जो एमएलए है जयकृष्ण पटेल, रंगे हाथ तो एसीबी ने पकड़ा है, पहला विधायक है राजस्थान से जिन्हें भारत में शायद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस तरह से विद कैश बाकायदा सभी सबूतों के साथ पकड़ा, और उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उनका कोई व्यक्ति शामिल है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? पहली बार वो विधायक बने, पहली बार ही पकड़े गए इतने मोटी रकम के साथ। किंजल जी, 11 महीने का कार्यकाल है जयकृष्ण पटेल का जी। और 11 महीने के कार्यकाल में 20 करोड़ की मतलब वो सौदाबाजी करते 10 करोड़ पर बात रुकती है। मेरे ख्याल ये एक मैजिकल फार्मूला हाथ लगा है, 1 महीने में करोड़पति कैसे बने, ऐसा एक फार्मूला हाथ लगा है। इनका काम एक ही है, लूटना। और जयकृष्ण पटेल और उसके पूरे क्रियाकलापों पे थोड़ा ध्यान दे तो आपको ध्यान में आता है, बीएड की डिग्री फर्जी, उसके पिताजी टीचर हैं, माताजी को मकान मिला सरकारी आवास से, वो फर्जी।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्जीवाड़े का एक कोई फैक्ट्री खोली हुई है तो वो बीजेपी ने खोली हुई है। जो फर्जीवाड़ा करता है वो वहाँ जाके बैठता है। वैचारिक फर्जीवाड़ा तो है ही, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, अब ये भी देखा होगा इनके सरपंच, इनके कार्यकर्ता, उनकी संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। वे दिन रात लूटने का काम कर रहे हैं। बाकायदा बाबूलाल खराड़ी साहब को सुने आप, महेंद्र बड़जोड़ को सुने आप, और महेंद्र सिंह जी मालवीय को सुने आप। ये सारा सोशल मीडिया पे कंटेंट पड़ा है, इसमें अलग हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने शीश महल बनाया, वागड़ का केजरीवाल कौन, तो आगे जाके प्रश्न आएगा। तो शीश महल तो दिल्ली का एक फेमस रहा है, लोगों ने सब देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया था। और महेंद्र सिंह मालवीय कहते हैं कि इसमें 5-5 करोड़ की सौदेबाजी हुई थी अशोक गहलोत साहब की जब सरकार की। बाद में महेंद्र बड़जोड़ साहब ने कहा है कि 25-25 करोड़ की सौदेबाजी हुई थी। ये सारा आंकड़ा थोड़ा सा मिला दें, थोड़ा सा अलग अलग घटनाक्रम मिला दें और इनकी वैचारिक स्थिति को थोड़ा जान लें, तो ऐसा ध्यान में आता है कि ये केवल पैसा लूट दें, एक लुटेरी गैंग बना ली है, और विकास उसको बाधा पहुंचानी है, धरणेबाज बनाने हैं, स्कूलों से बच्चों को बाहर लाना है, उनको पत्थरबाज बनाने हैं, बाकायदा मानगढ़ धाम पर जाना है, वहाँ जाके बकवास करनी है कि अंग्रेज़ों का जो नैरेटिव और पादरी वेरियर एलिमेंट का जो नैरेटिव है उसको वहाँ फैलाना है। बस यही काम चल रहा है इनका। इस कारण ये सारी जो एक गैंग है, जयकृष्ण पटेल तो बापड़ा एक फंसा हुआ मानुस है, लेकिन मूल रूप से इसके सरगना की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है। वो बोलता है, वो बकवास करता है, वो झारखंड में जाके कैंडिडेट खड़ा करता है, फिर कहता है हम भील प्रदेश बनाएंगे। झारखंड भी भील प्रदेश में आएगा सर, मेरा ख्याल है, इससे लगता है। वो काली गाड़ी में बैठकर जाते हैं और रतलाम के पास में गड्ढे में 10 फीट गड्ढे में गिर जाते हैं। वो ओवैसी के साथ बैठ के बात करते हैं और जनजाति विकास के संबंध में ओवैसी से राय लेते हैं। मतलब बड़ा अजीब सा एक स्थिति है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो दिखने में आती है। लोग ये भी कहते हैं कि पैंथर आप लोगों ने नहीं, वो मुद्दा ये नहीं है। पैंथर वाला मुद्दा अलग टाइप का है। सोशल मीडिया कंटेंट पर देखे, मैंने फेसबुक पर डाला हुआ आज भी है, मैंने कोई भी चीज़ डालने के बाद हटाता नहीं है। ये जो मैंने लिखा उससे पहले 5-7 दिन की बीजेपी और इनके पोस्ट को यदि देखें तो मन्नालाल रावत को, बीजेपी को, बाबूलाल खराड़ी जी को लगातार वो कह रहे हैं कि साहब ये पैंथर इन्होंने छोड़ा, ये किया, ऐसा लगातार चल रहा था। तो जब कोई व्यक्ति बार बार इस तरह के प्रश्न खड़ा करता है तो जनता उसको कैसे लेती है? आप सोचें सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाते हैं कि मेरी जेब में से निकाल के दिया क्या मैंने। तो मैंने उसको काउंटर में एक प्रश्न पूछा है कि तुम लोग इतनी सारी बकवास करते हो, कहीं तुम्हारा षड्यंत्र नहीं? और प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे, पूछने का अधिकार है। अगर कोई माथे पड़ रहा है तो उसको धक्का देने का अधिकार तो सबको है। डिफेंस कर रहे हैं। हाँ, डिफेंस करने का अधिकार है, नेचुरल। लेकिन मैंने इस बात को एक पुलिस अफसर से पूछा कि साहब कोई माथे पड़ रहा तो उसको धक्का देने का अधिकार है क्या? वो कहते नहीं, गोली मारने का अधिकार भी। तो मैं अभी उस बात पे तो नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आता है कि ये एक सामान्य मनोविज्ञान है, लोगों की चर्चा में है कि ये लोग उत्पाद करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और लगातार भ्रम फैलाते हैं। इनके काम करने वाले जो लोग हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और साइबर के क्षेत्र में जो काम करते हैं, मुझे लगता है ये एक बड़ा डिजिटल घोटाला है, फ्रॉड है। और ये लगातार इनके जो लोग आक्रमण करते हैं उनको थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। हम लोग डिटेलिंग करने पे चल रहे हैं, अभी 25 लोगों का तो अभी डिटेल आया भी है। तो जितने भी आक्रामक ढंग से तथ्य रखते हैं वे सारे के सारे क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसे ध्यान में आता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एक शांत मेवाड़ वागड़ में कोई न कोई अशांति फैलाने के लिए आए हैं। और इसका एक उदाहरण भी है, काकरी डूरी का कांड इन्होंने किया और 72 घंटे तक हाईवे जाम किया और मिला कुछ नहीं। 2 युवाओं को अशोक गहलोत की सरकार ने गोली मार के उनको ख़त्म कर दिया। उनके परिवारों के साथ ये कभी खड़े नहीं रहे। और उस दौरान कई लोगों के स्टेटमेंट आए, उसमें आप देखेंगे मदन दिलावर साहब का भी स्टेटमेंट आया, रघुवीर सिंह मीणा का स्टेटमेंट भी आया, महेंद्र सिंह मालवीय का भी स्टेटमेंट आया, ताराचंद भोगरा का भी आया। ये सारे बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जो कोई MP रहा हुआ है, कोई मंत्री रहा हुआ, बहुत जिम्मेदार तरीके से। इन लोगों ने ये कहा है कि बाहरी तत्वों ने इस बात को आगे बढ़ाया। बाहरी तत्व कौन? राजस्थान से बाहर से आए हुए लोग हैं। और गुजरात के किसी एक बंदे का उस टाइम वीडियो भी आया था कि साहब राजस्थान वालों हम लोग तैयार हैं कि हम तुम्हारे समर्थन में आ रहे हैं।
तो ऐसा लगता है कि ये सारा एक इकोसिस्टम है जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए आया है और बहुत ख़राब तरीके से आया, वो दिन रात काम कर रहा है। लेकिन मूल रूप से इसमें क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में। और 84 के चुनाव में चर्चा में भी आया है कि रेडिकल इस्लाम से जुड़े हुए लोग भी बहुत सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये केवल और केवल हिंदू समाज पर आक्रमण करते हैं और जिनके लिए ये बात करते हैं वो चर्च और रेडिकल इस्लाम है। सर, एंथ्रोपोलॉजी का भी आप काफ़ी ज़्यादा जिक्र करते हैं, उसको आसान भाषा में एक बार हमारे ऑडियंस तक पहुँचाएं। अंग्रेज़ों ने भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारे काम किए, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली नीति अपनाई। तो उन्होंने क्या किया, 1916 में शायद सन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक कॉन्सेप्ट भारत में लाए और एंथ्रोपोलॉजी में केवल जनजातियों के अध्ययन के लिए लाए। अब सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, किसी को ध्यान नहीं गया उसकी तरफ। और ये बात मैंने नहीं खोजी, मैं तो चर्चा कर रहा था, IIT दिल्ली में एक प्रोफेसर है विवेक कुमार जी, उनके साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज़ है। 1916 में वो लाए और इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पार्ट के रूप में लाए। बाद में उसमें मर्ज कर दिया शायद 1945 के आसपास। भारत का जो समाज है, तो हम भारतीय समाज बोलते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, जनजातियों को एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करवाई और शेष समाज को सोशियोलॉजी में स्टडी करवाई। जरूरत क्या पड़ी थी? ऐसा क्यों डिफरेंस किया? डिवाइड एंड रूल, जनजातियों को अलग ढंग से खड़ा करना। वो नैरेटिव फिर उनका धीरे धीरे जाते जाते इस यहाँ तक पहुँच गया कि बीजेपी वाले अपने आप को कहने लगे साहब हम तो आदिवासी धर्म अलग है। तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नैरेटिव था, उसको लेके आगे बढ़ रहे। हमने ये कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जब एक हैं तो एंथ्रोपोलॉजी क्यों? और वो भी जंतु शास्त्र का एक भाग। मतलब क्या हुआ कि जनजातियों को जानवर समझ रखा है? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और स्वतंत्र भारत में मुझे लगता है अब अंग्रेजों के नैरेटिव की आवश्यकता नहीं है, ये ध्वस्त होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ, अध्ययन के साथ, और भारत का जो ब्रांड है नंबर 1 रैंक पर जो IIT दिल्ली है, उनके प्रोफेसर के साथ चर्चा करने के बाद मैंने इसको लोकसभा के पटल पर उठाया कि एंथ्रोपोलॉजी को खत्म किया जाए। ये एक बात है ताकि जनजाति का अध्ययन भी सोशियोलॉजी में हो। ये एक मुझे लगता है टूरिज्म के नाम पर उदयपुर की एक काफ़ी अच्छी छवि है। ग्लोबल तौर पर अगर उदयपुर का नाम लिया जाता है तो टूरिज्म एक पार्ट है जिससे उसे पहचाना जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी पैची है यहाँ का। तो कब तक हम सिर्फ ब्यूटी पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? बात सही कह रहे हैं आप, नेचर का दिया हुआ बहुत कुछ है जी, पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं और बायोडाइवर्सिटी है, सब कुछ है। और हमारे पहले के जितने नेतागण हुए उन्होंने प्रयास किया है कि पिछोला और जो फतेह सागर है वो पूरी भरी रहे देवास परियोजना के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी 2024 में एक बड़ा निर्णय लिया है कि देवास 3rd और 4th जो फेज़ है वो भी आए। आगे जाके बहुत चीज़ें अच्छी होंगी, होटलें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है, ये सारे विजुअल्स है। लेकिन जो जीवन मूल्य है वो उसके प्रेरणा स्रोत क्या है? यहाँ का अध्यात्म, एकलिंग बाबा को लेकर। एकलिंग बाबा तो मेवाड़ के राजा हैं। दूसरा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से जीवन में जुड़े हुए सारे श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, चारभुजा जी, सांवरिया सेठ, ये सारे बड़े स्थान हैं। और ठेठ वृंदावन से, ब्रज से पूरा कनेक्शन है। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसको लेकर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो उसको पर्यटक कहेंगे मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह पे हैं। तीसरा, हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप का स्ट्रगल, मेवाड़ का इतिहास, मातृभूमि की रक्षा के लिए नायकों का बड़ा बलिदान, ये सारी बातें भी हैं। और महाराणा प्रताप का पूरा 57 वर्ष की जो जीवन का गाथा है उसमें से अधिकांश समय उन्होंने संघर्ष में निकाला, जिसमें हल्दी घाटी भी है, खमनौर भी है, लौसिंग भी है, गोकुंदा है, आप देखिए कमलनाथ की पहाड़ी भी है, चावंड है, ये अपने आप में बड़े स्थान हैं। उनका अंतिम समय चावंड में बीता। तो विकास को लेकर कुछ चीज़ें खड़ी होती हैं तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा, देश की जनता को जोड़ा और दुनिया की सबसे ऊंची एक मूर्ति उन्होंने बनवाई। केवड़िया को आप बता रहे हैं तो सारी बड़ी चीज़ वहाँ नज़र आती है। बाकी और भी चीज़ें वहाँ डेवलप की हैं, बटरफ्लाई भी है, क्रोकोडाइल भी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, टेंट सिटी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप कराई। ये एक डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है, ये होना चाहिए। और यहाँ के इतिहास, नायक और
संघर्ष की गाथा को लेकर बड़ा काम होना चाहिए। हमने सोचा है कि चावंड अपने आप में बड़ा स्थान बने, कमलनाथ भी बने। राजस्थान सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने करीब मेवाड़ सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए दिया भी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें और होनी है। एक बात और आपको बता दूं कि जनजातीय टूरिज़्म को लेकर भी एक बड़ा निर्णय हुआ है, जिसमें ऋषभदेव, मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुंदरी, गौतमेश्वर जी और सीता माता इसको कनेक्ट किया है। इसमें हमने ये भी कहा है कि जब आप ऋषभदेव से रवाना होकर मानगढ़ जा रहे हैं तो रास्ते में देव सोमनाथ भी पड़ता है, शीतला माता भी पड़ती हैं, वो बहुत आस्था है। गलियाकोट में जब आप जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किसी एक ट्रस्ट के पास से। बीच में मेवाड़ और संभवतः यहाँ के इतिहास को लेकर एक बहुत बड़ा स्थान अर्थुना भी है। जब मानगढ़ से आप त्रिपुरा सुंदरी जा रहे हैं तो बीच में पड़ता है, उसको कनेक्ट करना चाहिए, ये हमने आग्रह किया है। मुझे लगता है कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ये बातें भी इसमें आएंगी तो संभवतः हमारे यहाँ का जो इतिहास, जिसको हम अस्मिता का प्रश्न कहते हैं, वो बहुत अच्छे से आने वाली पीढ़ी के सामने आएगा। ऑन ग्राउंड पर हम कब तक देख रहे हैं, एक मोटा मोटा समय अगर हम देखें कि कब तक हमें दिखने लगेगा थोड़ा बहुत काम? आप देखेंगे हमारा अपना जो उदयपुर है, हमारा अपना जो मेवाड़ है, वो दुनिया के मतलब भारत के बड़े चुने हुए शहरों में है जहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों क्रॉस होते हैं, और चारों तरफ से जो 4 बड़े रोड हैं वो 4 लेन से जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ब्रॉडगेज पे जुड़े हुए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ का एयरपोर्ट है, उसका विस्तार हो रहा है, तो ये चीज़ें दिखती हैं। लेकिन और एडवांसमेंट और बढ़िया चीज़ों की तो हमेशा आवश्यकता रहेगी। मुझे लगता है आने वाला समय मेवाड़ का समय है और अच्छी सुधार होंगे। तो रेलवे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो ट्रेन चलनी चाहिए थी, जिनकी उम्मीदें फिलहाल हम कर रहे थे, अब मिले भी हैं, लेकिन रेलवे अपना काम करेगा। आपके कितने एफर्ट्स सर उधर जा रहे हैं? हमने मेवाड़ को दक्षिणी भारत से कनेक्ट करने के लिए रेल मंत्री जी को आग्रह किया है। संभावना है जो इंफ्रा संबंधी कुछ इश्यूज़ हैं, उदयपुर से अहमदाबाद कहीं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ थे, मुझे लगता है वो समाधान हो गया है उनका। आने वाला समय दक्षिणी भारत में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। हमने ये भी आग्रह किया कि उदयपुर से सूरत बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो वहाँ पर वंदे भारत चली जा सकती है। लोगों का आग्रह ये है कि सूरत क्यों, पुणे तक भी हो सकती है, क्योंकि अजमेर से चंडीगढ़ जा रही है तो वहाँ हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है। मुझे लगता है हमने आइडिया किया है। दूसरा, उत्तर भारत की तरफ कनेक्टिविटी, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे कानपुर हो, उसकी भी संभावना बनती है। आग्रह किया, आने वाला समय उदयपुर को लेकर पॉजिटिव है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को ही क्रेडिट जाता है कि उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज उस कालखंड में पूरा हुआ, और आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बड़ी शादी से नीमच का भी इशू है, रतलाम से बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर का भी इशू है। ये ट्रेंड भी जनजाति गौरव कॉरिडोर नाम का एक अवधारणा दी, उसमें ये सारे इसको बोलते हैं डीफ्रीज हुई, क्योंकि पहले फ्रीज करके बंद कर दिया था, कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो अब आने वाला समय एक अच्छी जो इंफ्रा की तरफ जाने वाला है, फिजिकल कनेक्टिविटी की तरफ जाने वाला है। हम रेलवे विस्तार के बारे में उम्मीद पूरी रख सकते हैं? हाँ, पूरी रखनी है, पूरी पॉजिटिव तरीके से चर्चा भी करनी है इसकी। स्कूल से ड्रॉप आउट होना भी एक काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में ट्राइबल एरियाज, अगर उदयपुर की बॉर्डर्स पर, जहाँ राजस्थान की बॉर्डर है वहाँ पर भी देख लो, जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर लोगों में लिटरेसी रेट कम इसलिए भी है क्योंकि वो चाहते नहीं हैं, वॉलंटरली भी वो पढ़ना चाह नहीं रहे, या तो कोई उन्हें बता रहा है कि नहीं पढ़ना है, या वो सच में नहीं चाह रहे, या उनको लग रहा है कि शिक्षा इतनी ज़रूरी नहीं है, उनको फ़ायदे नहीं समझ आ पा रहे हैं फिलहाल। मुझे लगता है शिक्षा को लेकर काम तो बहुत हुए। हमारे नंदलाल मीणा जी राजस्थान में टीएडी मंत्री हुआ करते, तो उनका एक भाषण है, उस भाषण का महत्व उतना नहीं है जितना कि उनके विपरीत विचार वाला एक एमएलए डॉक्टर दयाराम परमार उस टाइम कहते हैं कि नंदलाल मीणा ने जो किया ना भूतो ना भविष्यते। मुझे लगता है ये क्रेडिट बीजेपी को जाता है कि शिक्षा को लेकर बहुत काम किए हैं, चाहे आश्रम हॉस्टल को लेकर 275 के बजट लेकर राजस्थान में लाना, ये सब काम तो हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने आप देखा होगा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी खोले, मेरे लोकसभा क्षेत्र में 10 हैं, वो सारी चीज़ें आई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई, यात्रा आगे बढ़ी और संख्या भी बढ़ी, साक्षरता भी बढ़ी है। आप देखेंगे कॉलेज में पहुंचने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब प्रश्न क्या गया, प्रश्न कौशल को लेकर है कि जो पढ़ा गया है, पढ़ने की वजह से उनके जीवन में बदलाव कितना आया है। मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी तरफ इंडिकेट कर रही है। अब कौशल सबसे बड़ा आ सकता है, शिक्षा बहुत आगे बढ़ गई। एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, लगभग 80,000 युवा, जनजाति समाज के युवा बीएड डिग्री लेकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं नौकरी आएगी। नौकरी का अपना एक अप्रोच है। नौकरियां राजस्थान में मान लो 1 लाख भी आएगी तो
5% रिजर्वेशन शेड्यूल एरिया का, तो 5,000, 80,000 में 5,000 घटा दें, लगभग 75,000 उसके बाद भी रहेगा। वो करेगा क्या? मुझे लगता है एक निर्णायक क्षण पर हम खड़े हैं जिसमें कौशल विकास को लेकर, स्वरोजगार को लेकर और उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, ये सारे विषयों को लेकर बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी इसमें कहते हैं कि हम हमारे युवा को कौशल विकास के माध्यम से उस स्तर पर ले जाएं कि हमारे मैन पावर को हम एक्सपोर्ट करें दूसरी जगह। जैसे राजस्थान से कोई गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, नीमच जाता है या आरकिया जाता है, कहीं जाता है, वो बिजोलिया जा रहा है, तो वहाँ पर वो लेबर के रूप में जा रहा है। मुझे लगता है ये जो कौशल है ना, ये ज़्यादा कीमती हो गया है, इसको लेकर कुछ काम होना चाहिए। हम लोगों ने हिंदुस्तान जिंक के साथ एक चर्चा की है, डीएमएफ में भी हमने एक प्रावधान किया है कि हिंदुस्तान जिंक को आवश्यकता है, वहाँ करीब 9,000 लोग काम करते हैं, उसके कलेक्शन में लोकल लोगों के कौशल विकास कैसे हो सके, इसके लिए एक कॉलेज, एक वोकेशनल कॉलेज संभवतः या टीडी में आ सकता है। उस बात को हमने आगे बढ़ाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है इस दिशा में काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जनजातीय युवा कितना जा रहा है, ये बहुत कीमती है। यहाँ पर रूरल क्षेत्र में काम करने के लिए एक RCT है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो कितना काम कर रहा है, ये एक प्रश्न है। यहाँ होटल मैनेजमेंट में कैटरिंग की ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए यहाँ पर एक कॉलेज है, उसमें कितने लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रश्न ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो कैसे डाइवर्ट करेंगे आप उन लोगों को? हम प्रयास करते हैं, हम विभिन्न समूह से बात कर रहे हैं, कुछ NGO जो काम करते हैं उनको बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ करना शेष है, वो इफेक्ट नहीं जा रहा है। और अनुभव ये बताता है कि कौशल विकास की ट्रेनिंग को लेकर अभी जनजातीय क्षेत्र में उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा मुहिम शुरू नहीं हुई है, इतना बड़ा माहौल नहीं है। इसमें बहुत गुंजाइश है। आने वाले समय में कोशिश करेंगे अलग अलग जो NGOs, अलग अलग लोग हमारे भी वहाँ काम करते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करें। इसमें कुछ प्रोजेक्ट छोटे छोटे अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। JCB चलाने वाले ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, कहाँ मिलेंगे? अचानक मुझे मेरे पर 25 JCB है, मैं कहाँ से ऑपरेटर कहाँ से लाऊँ? हमने लसाड़िया में 5 गाँव में 45 युवाओं को ट्रेनिंग करके वहाँ रेडी कर रखा है। दरियावत जाएंगे आप, नलवा के आसपास आपको करीब 100 ऑपरेटर मिल जाते हैं। एक कुछ छोटा छोटा समूह बना जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ग्रुप बहुत है। आपने देखा होगा यहाँ पर कैटरिंग को लेकर हमारा अपना वाना और ये मैनार का क्षेत्र है, इसमें बाकायदा लोग लंदन में भी काम कर रहे हैं और सूरीनाम में भी काम कर रहे हैं और कई जगह देश विदेश में काम कर रहे हैं। तो ये जो स्किल्ड मैन पावर जो है ना, ऋषभ के पास में एक जनजातीय समाज के एक बंधु है महुआड़ा गाँव के, वो विदेश में काम करते थे, अभी आए हैं। वो जब आते हैं तो एक बदलाव नजर आता है उनके चेहरे पे। मुझे लगता है ये सारी जो कहानियां हैं, ये थोड़ी सी मल्टीपल करने की आवश्यकता है, इसमें ज़्यादा नजर आ रही है। जितना होगा बदलाव उतने तेज़ी से होगा। हमारे यहाँ इकोसिस्टम को लेकर बहुत काम है, इकोलॉजी को लेकर बहुत काम है, खेती में इनोवेशंस को लेकर बहुत काम की गुंजाइश ये सारी नज़र आ रही है, अभी चर्चाओं में है। मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ तो प्रयोग करेंगे। उदयपुर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, या आपके लोकसभा क्षेत्र की भी हम बात करें, या ओवरऑल भी हम इसमें देख सकते हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को लेकर अगर चर्चा रहे, या हॉस्पिटल्स को लेकर, मैं स्पेसिफिकली पहले हॉस्पिटल पे बात करना चाहूँगी। हॉस्पिटल आप देखेंगे अभी रिसेंट ये केस है कि किस तरह से करंट लगने से रेजिडेंट की जो है मृत्यु हो गई। उसमें जितने भी रेजिडेंट्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, उन सभी का एक जो कहना है वो ये है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का तो ख़राब है ही, जहाँ पर PG रेजिडेंट्स रह रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की। उसके अलावा जो स्पेशल OPDs वगैरह बनाई गई, जो नई बिल्डिंग्स है, वो भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशंस में और इतनी अच्छी कंडीशंस में नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ तो वाकई बहुत कीमती है। पहला सुख है स्वस्थ रहना, और वहाँ जो भी जाता है, उस बीमार जाता है तो उसकी सेवा की तो आवश्यकता है। उसको और बेटर करना निश्चित रूप से ज़रूरी है। मुझे ये बताया गया कि पूरे क्षेत्र में MB हॉस्पिटल की बहुत महिमा है। लोग मानते हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो इंफ्रा को लेकर निश्चित रूप से कुछ काम होना चाहिए, कुछ नए काम बढ़ भी रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि कैंपस का विस्तार हो, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं आए, उस बात की आवश्यकता तो है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैंने नहीं किया, लेकिन एक बार चर्चा करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट के साथ, DC के साथ और प्रिंसिपल के साथ बैठेंगे तो कुछ विषय निकल के आएंगे। सर, आपने कब आखिरी बार अस्पताल देखा है हमारा MD? मैं देखा है, मैं कुछ विषयों को लेकर पिछले दिनों नर्सिंग ऑफिसर्स के कुछ इश्यूज़ थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, उनको हटा दिया था, वो इशू था। बीच में मैं अपने खुद की जांच के लिए भी गया हूँ, सब चीज़ें देख के आया हूँ। और अभी हमने एक सेमिनार किया था, उसमें वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट वो आए थे, RL सुमन, उन्होंने कुछ डिटेलिंग किया है कि कैंपस विस्तार की आवश्यकता पर उन्होंने संकेत किया है।
कुछ NGOs के भी पत्र आए हुए हैं और RNT मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं माथुर साहब, उनके साथ भी चर्चा हुई, तो आइडिया तो बना है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें करेंगे। आपको ध्यान होगा कि DMF में हमने करीब बड़ा एक अमाउंट 50 करोड़ से ज़्यादा ज़रूर हो गया है, उस पर बातचीत भी हो गई, लेकिन वो ऑन ग्राउंड नहीं है। हाँ, जनाना एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है वो, जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं, उन्हें जनाना जो जगह है जहाँ पर जो भी डिलीवरी रिलेटेड टेस्ट हैं या जो डिलीवरीज होती है वहाँ होती है, अगर फिर उसके बाद जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है वो काफ़ी दूर है वहाँ से, जनाना से, और उससे पहले ही अगर हम देखें तो जनाना की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। हाँ, ये विषय है, निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ डिटेल करने की ज़रूरत है, इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। DMF में एक बड़ा अमाउंट दिया है, वो मुझे ध्यान में है, इस बात को उस बैठक में हम भी थे, लेकिन आने वाले समय में बड़ा करने की ज़रूरत तो है। तो उसके विविध विषय हैं, निकल कर आएंगे, क्या समाधान है सरकार के साथ में बात करेंगे तो कोई ना कोई निकलेगा। 275 में भी प्रोजेक्ट बन सकता है, तो उसमें भी एक ग्रांटीनेट ले सकते हैं। मुझे देखते हैं संभावना बहुत है और आवश्यकता भी बहुत है, इसमें डिटेल करने की आवश्यकता है। मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन जब बैठेंगे तो ये एक बड़ी प्रायोरिटी का विषय है। प्रायोरिटी का विषय निश्चित रूप से है, हेल्थ है तो प्रायोरिटी का विषय है। लास्ट चीज़ क्या है जो आपने इंस्पेक्ट करी है फिलहाल अभी रिसेंट? मैंने 4-5 चीज़ें देखी। नंबर 1, जलारा से जाते हैं तो एक कैनाल है, कैनाल काजावाड़ा गांव इस तरह का गांव है, उसमें देखा कि उसमें मलबा भरा हुआ है और टेल पर पानी नहीं जाता पानी। तो ये सारे विषय, कैनाल को चौड़ा करने की भी ज़रूरत है, पुरानी है, डैमेज भी हो गई, ये बड़ा विषय। ऐसा कैसा हमने एक भबराना एक गाँव है वहाँ देखा है, काफ़ी पुरानी कैनाल है, टूटने के बाद पानी रिसाव होने के बाद लोगों के खेतों में जाता है। लोगों का ये बताना है कि करीब 100 बीघा ज़मीन वहाँ ख़राब हुई है पानी रिसाव होने की वजह से। इस तरह के विषय ये देखें। इसके साथ ही साथ मानपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक बड़ा तालाब है और उसकी अगर हाइट 5 फीट भी बढ़ती है तो आसपास के 10 गांव में और पानी जा सकता है। मुझे लगता है पानी सबसे बड़ी आवश्यकता है, और जब पानी का समाधान होगा तो बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें देखें, हम लोगों ने स्वरूपगंज से आते हुए भूला से मांडवा उस क्षेत्र को भी देखा, वहाँ गुंजाइश से इकोसिस्टम की वहाँ संवाद भी किया है। देवीलाल जी नाम के एक वहाँ के सरपंच हैं, वो वहाँ FPO चला रहे हैं। तो मुझे लगता है FPO भी अपने आप में एक संभावना है कि कैसे फार्मर्स जो हैं एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट के तहत आएँ और अपने जो उत्पाद हैं उसको मार्केटिंग से अच्छे दाम पर मार्केटिंग करें। ये सारे विषय हैं। मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और टूरिज़्म के बड़े कुछ नए प्रयोग होते हैं तो बड़ी संख्या में रोज़गार सृजित होगा और लोगों के वेलनेस के लिए काम होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो जिस तरह के प्लान्स, विजन्स आपने बताए, उससे हमारे आगे आने वाले 4 सालों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए, आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं और यही तो वो है जो विकसित भारत 2047 की यात्रा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी का उल्लेख करूँ आपको, उन्होंने बहुत डिटेल लिखा, लेकिन लास्ट जो लाइन है वो ये कहा है कि क्षेत्र की समस्याएं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप 24/7 उपलब्ध रहें। लेकिन 24/7 नहीं, उसके आगे एक बात और कही, 24/7 अप टू 2047। अच्छा। मुझे लगता है कार्यक्रम को इतना बड़ा मार्गदर्शन राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुखिया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये विषय केवल मन्नालाल रावत का एक सांसद का नहीं है। हम सभी विकसित भारत के स्टेक होल्डर हैं और इसको लेकर काम करेंगे तो शायद और आसान होगा और बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम सर बात करें तो पिछले कुछ समय में उदयपुर एक बहुत ही शांत वातावरण, शांत आबो हवा वाला शहर है, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड रही हैं, मिसमैच रही हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों का चाकूबाजी जैसी घटनाओं में बदल जाना, देवराज जैसा जो घटनाक्रम है वो उदयपुर ने सहा है, कन्हैयालाल को हम नहीं भूल सक रहे हैं, जैसे ज्ञानवापी फाइल्स मूवी भी आ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अशोक गहलोत सरकार जब थी 2018 से 23, मैं जोधपुर था और जोधपुर में एक सोजत गेट ऐसा नाम से एक, वहाँ पर उत्पात करने वाले तत्वों ने पुलिस को पीटा और ऐसी घटना करौली भी हुई, भीलवाड़ा में भी हुई। तो इस पूरे क्रम में ये ध्यान में आया कि कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो विचार और तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं उन लोगों का आगे आना,
ये पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए घातक हुआ है। ऐसे तत्व समय समय पर सिर उठाते हैं। आपने पहलगांव में देखा, वहाँ पर भी हैं आयातित लोग हैं, वो विचार कहीं न कहीं है। आपने कन्हैया टेलर का जो हत्याकांड वो भी यहाँ देखा कि बंदा एक इनोसेंट सामान्य से व्यक्ति को टारगेट कर रहा है। यही देवराज के प्रकरण में भी देखा। तो मुझे लगता है ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मुझे लगता है इस पर विचार करना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं, रेडिकल लोग हैं, उनको पहचान तो करनी पड़ेगी और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है उदयपुर की पुलिस ने कुछ बड़े रैकेट्स खोले हैं, उनको पकड़ा है, और लेकिन काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। ये जो आईटी बेस जो एक नेटवर्क है, इसके बेस पे लोग करते हैं, सोशल मीडिया को बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें होती हैं तो शायद प्रिकॉशनरी काम अच्छा हो सकता है इस बात की वजह से। लेकिन ऑलमोस्ट मेवाड़ शांत है, और जब भी बीजेपी की सरकार आती है आपने देखा होगा शांति रहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार आती है उत्पात बढ़ते हैं। इस बात को भी जनता को जानना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए कि कुछ तो है जो कुछ लोग शायद प्रमोट करते हैं, और बीजेपी है तो शांति रहती है। आपने नरेंद्र भाई मोदी जी का मुख्यमंत्री का कालखंड देखा होगा गुजरात का, जब वो थे तो गुजरात शांत हुआ, और जब शांत हुआ तो लगातार सब लोग ग्रो कर रहे हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सारी कम्युनिटी, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, व्यापारी, वो किसको क्या कहें, वो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की आवश्यकता हर राज्य में है, तो उनके होते हुए शांति रहती है। तो शांति रहती है तो विकास की पहली आवश्यकता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी में से एक है, और कांग्रेस को तो टाटा बाय बाय करना चाहिए, तो क्योंकि वो आते हैं तो उत्पाद खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं उत्पाद करने वालों में उनके कहीं ना कहीं कनेक्शंस होते हैं। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, जनता जनार्दन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर, ये जैसे आपने बताया कि कांग्रेस को टाटा बाय बाय करना चाहिए, तो जो आदिवासी जो कम्युनिटी है उनका जो मेजर वोट था वो कांग्रेस को जाता था, जिसको अभी हमारे आसपास की अगर बात पुरानी बात हो गई, पुरानी बात ही है। तो उसके बाद वो जो कन्वर्ट किया वो बीजेपी ने अपने आप में कन्वर्ट कर लिया, वो सारा वोट बैंक अपने पास ले लिया। ये कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा नहीं तो बी टीम नहीं बना रखी गई। देखिए, कांग्रेस का लोकसभा का जो चुनाव था उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस का टाई अप था बीजेपी के साथ। अब बात को समझना, और बीजेपी से पहले की जो बीटीपी थी वो भागीदार रहे हैं अशोक गहलोत साहब की सरकार में। अब पैसे वैसे लिए जो भी किया वो तो उनका सब जानते ही हैं, जानते हैं लोग, जनता जानती है, विषय भी उनका है, जनता का विषय जानते हैं, लेकिन वो मतलब है ही, लेकिन ये उनके भागीदार हैं। और 84 का चुनाव, अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी हार रही थी, और वहाँ बताते हैं एक व्यक्ति ने, डोटासरा जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको फ़ोन किया है कि साहब बीजेपी तो हार रही है और आपकी भी हालत ख़राब हो रही है। तो बाबड़ा कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसके वोट जो है ना बीजेपी में डाइवर्ट करवाए। ये चर्चा है, आम चर्चा है। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस की पैदाइशी है बीजेपी, और उनके एजेंडा इनके एजेंडा भी मिलते हैं। आदिवासी विचार को लेकर, विकास को लेकर, उत्पाद को लेकर, तुष्टिकरण को लेकर, अंग्रेज़ों की तारीफ को लेकर, ये सारे विचार मिलते हैं। तो ये सारे के सारे उन्हीं का, वो तो बाई प्रोडक्ट होता है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो बीजेपी और बीजेपी में भी है कहीं ना कहीं। हम लोग से मेरा मतलब है कि जो बीजेपी है वो हिंदुइज्म को लेकर बात करती है, तो वो अपने कास्टिज्म को लेकर बात करते हैं। आप ये समझिए, हिंदू यदि है तो सब सुरक्षित है, हिंदू यदि कहीं पर है तो सब सुरक्षित है। हिंदू सबसे बड़ा एक कंटेंट है, एक ताकत है, एक विचार है जो सबको साथ में लेकर चलता है, सबका विकास की बात करता है, सबके विश्वास की बात करता है, और सबके प्रयास की बात करता है। लेकिन यदि हिंदू नहीं है तो आप बांग्लादेश देख लीजिए, सबको खत्म करेंगे। इसलिए हिंदू का होना बहुत जरूरी है। एक हिंदू भी होगा तो वो सबको जोड़ के रखेगा, और उसके बाद वो अगर कम माइनॉरिटी में आ जाता है उसके बाद स्थितियां देखिए, बांग्लादेश देखिए आप। सभी चिंतन मनन करने वालों के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो हिंदुत्व है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, और जो रेडिकल जितने एलिमेंट हैं वो क्या कहते हैं, केवल एक किताब, केवल एक क्या कहेंगे गॉड टाइप कुछ, केवल बात करता है, केवल बात करता है, ओनली बात करता है। हिंदुत्व ऑल्सो बात करता है, मैं भी आप भी। इसलिए हिंदुत्व का विचार तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सही है, पूरे देश ने स्वीकार किया है। हिंदू सम्राट नरेंद्र भाई मोदी जी जब हैं, देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं,
तो आप देखिए सब जगह शांति है। और अगर कोई किसी ने गड़बड़ किया है तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से घर में घुसकर ठोकेंगे। ये नया माहौल है। देश की जनता ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से बीजेपी, एनडीए और मित्रों को सपोर्ट दे रही है। मुझे लगता है यही एकमात्र सूत्र है जिसकी वजह से हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं। हम तो बकायदा कोरोना में यहाँ से वैक्सीन भेजे फ्री में मित्र मंडली को। हमने माना है कि अब पूरा विश्व हमारा मित्र है। क्या विश्व मान रहा है ऐसा? क्या पाकिस्तान मान रहा है ऐसा? तो ये भी विचारणीय प्रश्न है ना। सारे चिंतनीय प्रश्न जो है ना, आपने हिंदुत्व की जो बात की तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो केवल बीजेपी के लिए नहीं, समाज के लिए आवश्यक है। बीजेपी तो माध्यम है, एक विचार को सामने ला रही है और विचार जो है ना वो सबके विकास का है, समावेशी विकास की बात है। सर रिसेंट किसी किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जैसे आप वन बुक वाली जो बात कर रहे हैं कि देश को वो व्यक्ति चाहिए जो बहुत सारी हज़ारों किताबें पढ़ता हो, वो नहीं जो किसी एक किताब को घर में रखकर उस सोच से चलता हो और उस किताब को उसने कभी नहीं पढ़ा हो। बहुत बढ़िया। आपने बहुत मार्के की बात कही है। आप देखिए ओनली का विचार कौन करता है? चर्च करता है। एक ही किताब है बाइबल, पानी में डुबो के हिंदू समाज के लोगों को धर्मांतरित करता है। अरे तुम्हारे कुछ है ही नहीं क्या? तो किसी को पकड़ पकड़ करते हो, शिकार कर रहे हो तुम। एक ही किताब है बाइबल, एक ही वो गॉड का पुत्र, ठीक है, और एक ही विचार, एक ही पद्धति है। उस पर आप आओगे तो आप, वरना आप क्या कहलाओगे? शैतान कहलाओगे। आप पता ना आपको। दूसरा जो इस्लाम है उसमें क्या है? एक ही किताब है कुरान, एक ही उनको जिनको आस्था है उनकी एक ही है, एक ही पद्धति है। नहीं मानते हो तो क्या है? काफिर है। काफिर है। तो ये जो शैतान और काफिर का जो विचार है ये अराष्ट्रीय विचार है। अराष्ट्रीय इसलिए कि इस राष्ट्र में पैदा नहीं हुआ। बाकी सारे लोग जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सारे मानते हैं कि हाँ सबकी अपनी अपनी पद्धति, सब आओ। हम तो बकायदा वेदों में ये कहा गया है कि सत्य एक है। विद्वान लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, एक सत्य की बात करते हैं। ये बात एक बार पाकिस्तान में किसी को समझा देंगे, कोई समझेगा क्या? खैर हिंदुइज्म में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप एथियस्ट हैं तो आप ये हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पूजा के आले में सब जगह जाके सामने आके नमस्ते कर दिया, तो अपनी भावना से करता है। भावना पवित्र है। लेकिन आप देखिए जो रेडिकल एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं। पहलगाम की घटना में आपने देखा, बहनों का सिंदूर उजाड़ा उनके सामने, बच्चों को छोड़ा और जो पुरुष है उसको गोली मार दी। वो ये पूछ कर आपके हिंदू हैं क्या? ओके, गोली मार दी। आपको कलमा पढ़ना आता है? नहीं पढ़ना आता, गोली मार दी। ये क्या है? इन तत्वों को भारत में कौन प्रमोट करता है? इन तत्वों को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं आज की तारीख में हाशिए पे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। ये किंजल जी ये समझना बहुत ज़रूरी है, सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत का जो पर्यायवाची है वो है हिंदुत्व, जो सबको साथ में लेकर चलता है, सबके कल्याण की बात करता है। ये पर्यायवाची याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये समाज कई बार भ्रमित हो जाता है, उसने गलत किया, उस नेता ने गलत किया, ये किया, उसके चक्कर में जो है ना वो फिर डूब जाते हैं। फिर उसके बाद करौली में जूते पड़ते हैं और पुलिस मार खाती है। फिर याद आता है नहीं बीजेपी सही है। ये भाव जो है ना ये स्थायी होना बहुत जरूरी है, स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। राजस्थान में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बारी बारी सरकार बदलने वाला जो है ना वो राजस्थान में अब की बार इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बीजेपी वापस जो है 2028 में बहुत सुपर ढंग से वापस आ रही है। ये एक भाव जो है ना वो यही है। समझ में आ गया कि अच्छा कट्टरपंथी तत्वों को प्रमोट कौन करता है? वही करता है। ठीक है, बड़े बड़े कांड होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? चाहे अजमेर हो, चाहे बिजुलिया हो, चाहे आपका विजयनगर का कांड हो, चाहे भोपाल का, इसको करने वाले कौन है? इसके पीछे का एलिमेंट कौन है? ये बकायदा विकास नहीं चाहते। ये इस्लाम में भी आप देखेंगे बहुत अच्छे लोग हैं, विकास चाहते हैं। महिलाओं का विकास होना जरूरी है, बच्चों का विकास होना जरूरी है, गरीबी दूर होना जरूरी है, कौशल विकास बहुत जरूरी है। करेगा कौन? के साथ वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ में बहुत सारा पैसा है, संपत्तियाँ लाखों में, आय कितने होती है? सिंपली 1% भी नहीं होती। फिर नरेंद्र भाई मोदी जी वक्फ संशोधन अधिनियम लिया है। अब कहा कि महिलाओं का विकास हम करें। और ये जो अवैध तरीके से जो करते हैं, बाकायदा एक 5 स्टार होटल है, उसका किराया 1 महीने का 1200 रुपये। बस सारे बड़े बड़े लोग माननीय खड़गे साहब और ये सारे ओवैसी साहब और ये क्या हैं सारे, ये सारे भूमाफिया हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने केवल वोट बैंक के लिए काम किया है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की काम करते हैं। वरना 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न देना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, आयुष्मान कार्ड करोड़ों में देना, शौचालय 12 करोड़ बनाना, ये क्या है? ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें कहीं पर भी ये नहीं देखा। जो है उसको सपोर्ट देंगे। लेकिन
भारत की विरासत को ध्यान में रखते हुए। जी। ज्ञानवापी फाइल्स अभी मूवी आ रही है जिसके आपसे भी चर्चा उसके बारे में हुई है, क्या उस पर क्या एड्रेस करेंगे, कैसे देखते हैं उस देख, मूवी को? टोटल कंटेंट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहादुरी के साथ एक स्क्रिप्ट पर काम हुआ है। मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश देगी और ये संदेश जोड़ने वाला होगा, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट बुक यू रीड, क्या आखिरी किताब आपने कौन सी पढ़ी है अभी? मैंने अब हम पॉलिटिक्स से थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आ आ गए गए हैं। हाँ। बांग्लादेश की जो सारी घटनाएं हुई, किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, तो लास्ट किताब मैंने बांग्लादेश में जिस तरह के उत्पात हो रहे हैं उसका हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड और आज तक का जो बदलाव है, किस प्रकार से वहाँ रेडिकल एलिमेंट जो हैं वो सत्ता तक पहुँचे हैं। एक छद्म चेहरा जो वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस के नाम पर काम करता था और विदेशी एजेंसियाँ उनको फाइनेंस करती थी, और वो बंदा आज की तारीख में टॉप लेवल पर है। वो पूरी कहानी उसमें आई है। मैंने उसको पढ़ा है अभी, और अभी आदिवासी और वनवासी वर्सेस दोनों में से क्या सही है वो मेरी चल रही है। जी। अगले 15 दिन में शायद मैं उसमें रिव्यू दे पाऊँगा। मैंने अभी उसके 35 पेज पढ़े हैं, तो अभी शुरू किया। साथ साथ में आइडिया भी आया कि कुछ और लिखन भी काम करेंगे। हिस्ट्री जियोपॉलिटिक्स के अलावा फिक्शन किताबें भी पढ़ते हैं आप? मैंने अभी नहीं पढ़ा। मैं नॉवल पढ़ने की इच्छा थी। आचार्य चतुर्सेन को मैं ज़्यादा पढ़ा करता था। मैंने सोमनाथ पढ़ी, मुझे इच्छा है कि मैं उसको वापस पढूं। और उनकी 2 किताबें और मैंने ला के रखी हुई है, लेकिन मैं अभी इसको पढ़ नहीं पाया हूँ। मुझे लगता है आने वाले समय पहले में कोई पढ़ी हो जो आपको याद हो? फिक्शन मुझे सोमनाथ किताब पढ़ी, मैंने सोमनाथ को मैंने पढ़ा। मैंने हिस्ट्री का बैकग्राउंड लेकर जो नॉवेल लिखे गए उसको मैंने पढ़ा। सोमनाथ को मैंने ज़बरदस्त पढ़ा। मैंने पूरी यात्रा की है, उनके साथ में ट्रैवल किया है। उससे पहले निर्मला पढ़ा था, और गबन भी पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा पुरानी बात हो गई। मैंने अभी रिसेंट जो मुझे याद है वो मैंने सोमनाथ पढ़ा है। गबन में फिलहाल मैं हूँ अभी। हाँ जी। इसके अलावा हम देखें, मैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की बात बताती हूँ, उनकी कोई एक अच्छी एक बुरी बात आपको बतानी है, डॉज नहीं कर सकते हैं आपकी, नहीं उनमें कुछ बुरा नहीं है। राहुल गांधी से हम शुरुआत करेंगे, एक अच्छी एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि वो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश किया करते हैं। बुरी बात यह है कि जो बोलना है वो कहीं से लेके आते हैं, वो उनका ओरिजिनल नहीं होता है, इसलिए संभवतः वो जो रखना चाहते हैं वो कहीं और चला जाता है। तो फिर वो बीजेपी का IT सेल कट करके कुछ और चलाता है। दूसरे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छी बात उनमें ये है कि वे सतत काम करते हैं, और दूसरी अच्छी बात ये है नहीं बुरी भी कि बतानी पड़ेगी सर। वो समझते हैं बुरी दूसरे लोग मानते हैं, वो है नहीं। वो विकसित भारत 2047 के लिए एक योद्धा की तरह खड़े हैं, और 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। ये प्रेरणा देता है। मुझे लगता है वो युग पुरुष है, और जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवतु भारत है, ऐसा एक आश्वासन है कि कोई अवतार होता है। मुझे लगता है कि अवतारी पुरुष हैं, वो इसलिए हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में वो आए हैं, नेतृत्व संभाला है, देश में सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है से लगाकर मोदी की गारंटी, और आज तो गारंटी की गारंटी हो गई कि हाँ विकसित भारत हम करके रहेंगे। मुझे लगता है अच्छाइयों के भंडार हैं। डिप्लोमेटिक आंसर है सर, बुराई तो नहीं बताई आपने। नहीं, दूसरे लोग मानते हैं ना, ये दूसरों की तरफ से बुराई है, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं ऐसा। कोई तो शिकायत होगी उनसे किसी भी तरह की। कोई शिकायत ये है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बार हाई सेट हो रहा है ऐसा। हाँ, 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, लेकिन कोई युग पुरुष तो कर ही सकता है। आपके अलावा सर आपको लगता है कि MP कैंडिडेट्स पर, खैर एक लंबी लिस्ट थी उदयपुर के पास, तो आपके अलावा अगर कोई होता तो कौन बेहतर रहता? मुझे लगता है संगठन निर्णय करता है। फिर भी संगठन कहता है कि ये काम करो, होगा सर। संगठन कहता है कि ये काम करो, और कार्यकर्ता भाव से कोई काम करता है तो सारे एक हैं, सारे एक जैसे हैं। भूमिकाएं हैं महत्वपूर्ण, MP होना पर्याप्त नहीं है, भूमिका महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है भूमिका का निर्वहन के लिए संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। संगठन अपना रिव्यू देखता है ऊपर नीचे, लेकिन नेतृत्व जो आदेश देता है सभी को, वो हमारे लिए सिरोधार्य है। तो उस राह पर आगे बढ़ना है, जो संकेत मिले हैं वो काम करना है। तो थोड़ी अपनी एक सामान्य समझ, जिसको बोलते हैं विवेक, जागृत रखना है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने का अथाह एक अवसर है। कोशिश करें कि लॉजिकल एंड तक जाएं, कोशिश ये करें कि
जो बात है समाज की, क्षेत्र की, उसको उचित रूप पर ले आके उसका समाधान करने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो पार्लियामेंट सेशंस होने वाले हैं उनमें कोई भी जो 3 मेजर प्रायोरिटी से आप टॉपिक्स रखने वाले हैं? देखिए, मैंने जो विषय चला है उनमें से सालों में मेडिकल कॉलेज आए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा, IIT जोधपुर का एक कैंपस उदयपुर में आया, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, चर्चा की है, मुझे लगता है वो चीज़ें। और तीसरा, जल संरक्षण को लेकर बड़ा एक काम आए, ताकि वानिकी का हम लोगों ने जो सोचा है वो भविष्य में बहुत अच्छे से हो सके, ये बात है, इस बात को लेकर जी। इसके अलावा जो नए लोग हैं, यूथ हैं, जो सोशल मीडिया से हमने शुरू किया था, सोशल मीडिया पे ही हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पे अगर बात कर रहे हैं तो उनसे उसकी जांच पड़ताल एक बार अपने स्तर पर कर लेना बहुत ज़रूरी है। AI, चैट जीपीटी जैसी कई सारी चीज़ें अब अवेलेबल हैं, क्या कहना चाहेंगे यूथ को? सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और सावधानी इंडिया जैसा एक भाव रखकर फैक्ट्स थोड़ा चेक कर लें। कई बार बंदूक से गोली निकल जाती है, वापस नहीं आती, कहीं ना कहीं हिट करती है, तो हम कुछ भी कहते हैं उसका असर होता है। जब असर होता है तो सकारात्मक असर हो, ऐसा प्रयास करें, तो शायद मानसिक शांति भी बनी रहेगी और सबको जोड़ने वाला भाव बना रहेगा, तो हम लोग सभी प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल, अभी जो 1 साल का आपका कार्यकाल रहा है, उसमें आप खुद को 10 में से कितना नंबर देंगे? ऑडियंस ने जो नंबर दिए वो हम आप तक पहुंचा देंगे। नहीं, मैं अपने आप को क्या नंबर दूँ? कोई भी एक, अपने काम को, अपने प्रयासों को रेट कर दीजिए। जनता जनार्दन के बीच में जो प्रश्न थे उनका आंसर लिख के मैंने छोड़ दिया है, मेरा तो नंबर वही है जो जनता जनार्दन देगी। मैं अपना अगर कुछ मूल्यांकन करने लग जाऊँ तो केवल इतना करता हूँ कि जो काम मैं ढंग से नहीं कर पाया और वो बेटर ढंग से करना चाहिए था, उसको और आगे आने वाले समय में करेंगे, इतना ही एक भाव रहता है। और इसके लिए कि रुके हुए काम को आगे बढ़ाना है, तो कोशिश करूंगा कि 10 में से 10 नंबर मिले। तो जो रुके हुए काम रुके, जो किए काम वो मुझे नहीं आइडिया, वो तो जनता जनार्दन के काम है, इसलिए रुके हुए काम के लिए 10 में से 10 नंबर लाने की कोशिश करूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है। खैर 80% कार्यकाल पूरा अभी हमारा बाकी है, आप हमारे साथ जुड़े, हम फिर से हर साल जब एक साल ख़त्म होता रहेगा तो हम आपसे बात करते रहेंगे। ये एक बिल्कुल ही रॉ, बिना पहले से सवाल जाने सर ने सारे ही जवाब दिए हैं। जैसे कि चैनल का नाम फिल्टरलेस है, तो बिल्कुल फिल्टरलेस ये हमारी कॉन्वर्सेशन थी। इस पर आप जो भी अपने कमेंट्स, अपने जो भी राय रखना चाहते हैं, वो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और इसके अलावा जो रेटिंग की बात हमने करी है, तो 1 साल के इस पूरे टेन्योर को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। एंड फिर ये था फिल्टरलेस का हमारा पहला एपिसोड। मैं हूँ किंजल और हमारे साथ थे सांसद महोदय और कैमरा पर्सन सानिया।